नमस्कार। आज हमारे इस स्पेशल एपिसोड में मेरी मुख्य मेहमान हैं डॉक्टर अंशु सिंह जी। अंशु जी जानी मानी साहित्यकार हैं और हिंदी साहित्य में अलग अलग विधाओं पर उनका गहन लेखन है और चिंतन है। मैं आज उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो मौजूदा वक्त है इसमें किस तरह के साहित्य सृजन का दौर चल रहा है और आज के जो साहित्यकार हैं उनमें और जो हमारे महान साहित्यकार रहे हैं हमारे हिंदी साहित्य के उनमें किस तरह की सिमिलरिटीज है और इसके साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आज की तारीख में क्यों नहीं कोई सूर कबीर तुलसी जयशंकर मैथिली शरण गुप्त रामधारी सिंह दिनकर निराला पंत महादेवी बन पा रहा। तो इन सवालों को लेके हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं और अंशु जी हमसे जुड़ चुकी हैं। अंशु जी, पहला सवाल तो यही है कि इस समय किस तरह के साहित्य सृजन का काम चल रहा है और वो उसका कितना सरोकार जनता से है, समाज से है, देश काल परिस्थितियों से है। साहित्य सृजन का कार्य जो है हर क्षेत्र में हर प्रांत में पहले से बहुत ज्यादा चल रहा है। बीच में कुछ कमजोरी आई थी, इसमें लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया है, मगर मध्य प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा और आधुनिकता से चल रहा है ये कार्य। हिंदी साहित्य का विकास भाषी क्षेत्र मध्य प्रदेश को उसका हृदय माना गया है। नहीं, अगर मैं थोड़ा आपसे कहूं कि आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि एक दौर था जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय उसके हमारे साहित्यकारों ने, गीतकारों ने, निबंधकारों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ जनमानस तैयार करने का काम किया। आज के जो साहित्य रचना है, जो साहित्य सृजन में लगे हुए लोग हैं, उनकी भूमिका को आप किस रूप में देख रहे हैं? उनकी भूमिका आज के युग में साधारण रूप में देखा जा रहा है। 1950 के पहले जो खड़ी बोली ब्रज भाषा में पहली कविताएं लिखी गई थी, उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उनका गहरा प्रभाव था और बीच में लोगों ने कुछ डिस्टर्ब हो गए थे, मगर अब जो है साहित्य के प्राचीन एवं नवीन मेल को देखते हुए भक्तिकालीन रीतकालीन हर युग के सामने ला रहे हैं लोग और उत्सुकता से उनमें अपना योगदान कर रहे हैं। नहीं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज के तारीख में जो साहित्यकार हैं उनकी अगर आप रेटिंग करें तो उनको किस कैटेगरी के साहित्यकार आप मानते हैं? जन सरोकार से जुड़े हुए साहित्यकार या सत्ता और इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए साहित्यकार या अपना जीविकोपार्जन करने वाले साहित्यकार? देखिए जीवन उपार्जन करने वाले साहित्यकार तो बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि साहित्य आजकल बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं। जन सरोकार से ही ज्यादा उसको समझ लीजिए कि मानते हैं हम लोग, जिससे कि जन सरोकार से मानने से हर व्यक्ति और हर क्षेत्र उसमें आगे आ रहा है और उसी में ही उत्साह भी मिलता है हम लोगों को। आज के तारीख में कोई दुष्यंत कुमार क्यों नहीं बन पा रहा? क्या आज के हालात उस तरह के नहीं है जिसमें दुष्यंत कुमार की जरूरत हो? हालात तो है, मगर आज के युग में बन नहीं पाते लोग, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। दुष्यंत कुमार को एक्सेप्ट आज के युग में कोई नहीं करेगा। आज के युग में जितना सरल है और
सामान्य भाषा को एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। दुष्यंत कुमार का बनना बहुत ही मुश्किल है और लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दुष्यंत कुमार का अपना एक युग था जो कि संपूर्ण कर लिए, पूर्ण हो गया है। आज के युग में उसको कोई न देख पाएगा न एक्सेप्ट कर पाएगा। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि कवि साहित्यकार निडर होता है और वो जनता के हित को ध्यान में रख के जो मौजूदा हालात होते हैं उसको ध्यान में रख के वो अपनी अंतरात्मा की जो फीलिंग्स है उसको शब्दों के जरिए अपनी लेखनी के जरिए उजागर करता है। क्या जी, मौजूदा जो जमात है साहित्यकारों की उसमें आपको साहस की कमी नजर आ रही है, या जिस तरह से मीडिया पर आरोप लग रहे हैं कि मीडिया गोदी मीडिया हो गई है, उस तरह से साहित्यकार भी गोदी साहित्यकार हो गए हैं? जी हाँ, साहित्य की कमी तो निडरता की कमी तो मुझे नज़र आ रही है। खुल के लोग लिख नहीं पा रहे हैं। आज के युग में मैंने सिर्फ़ एक साहित्यकार को देखा जो कि खुल के बोल भी रहे हैं और सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं। वो है डॉक्टर हरिओम पवार। उनके जैसे आज के युग में बोलना और लिखने की हिम्मत हर एक व्यक्ति में नहीं है। लिखने से पहले लोग कहते हैं कि मुझे लाइक और कमेंट्स क्यों नहीं मिलते? अरे उस तरह से लिखो तो मिलेंगे क्यों नहीं? आप उस तरह से लिखो तो दुष्यंत कुमार भी बनोगे और हर्ष हरिश्चंद्र भी भारतेंदु हरिश्चंद्र भी बनोगे। हर रूप में आपको मान्यता देंगे। उनके जैसे बनना क्या है? एक अपनी अलग से छवि बनाओ। किसी के जैसे बनकर क्या दिखाओगे? पूरी जिंदगी जो कोई काट ना सके, वो कह दो कि जो हर एक व्यक्ति को हृदय को छू सके। इतना साहस मैंने किसी में नहीं देखा। अंशु जी, आपको लगता है कि जो अभी कुछ दिन पहले एक कविता चर्चित हुई थी काफी, और गुजरात की एक साहित्यकार हैं, उन्होंने उसको लिखा था गुजराती में, फिर उस कविता को तमाम भारतीय और विदेशी भाषाओं में उसका तर्जुमा करके और लोगों ने उसको सर्कुलेट किया, वायरल किया सोशल मीडिया पर। उनकी कविता का शीर्षक था सौवाहिनी गंगा। आपने भी शायद पढ़ी होगी वो जी हाँ, कविता। मैं पढ़ी ज़रूर थी। सुनी ज़रूर थी मगर पढ़ा नहीं था क्योंकि मुझे दूसरे के रचना में कोई रुचि नहीं है। मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आती है किसी और के रचना में जो मुझे चाहिए। मैं वही उन्हीं की पढ़ती हूँ जिसमें मुझे वो चीज़ नज़र आए कि जिसमें श्रृंगार भी रहे और ओज भी रहे, ललकार रहे और उसकी गूंज रहे। अंशु जी, आपको नहीं लगता है कि आज के दौर में जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं वो भी बाकी प्रोफेशंस की तरह संयोजन, समायोजन, मनोनयन उसी में उलझ के रह गए हैं और उनके अंदर वह ईमानदारी नहीं है उस तरह के लेखन में, उस तरह की अभिव्यक्ति में, जिस तरह की अभिव्यक्ति की कल्पना कबीर किया करते थे जब उन्होंने एक दोहा लिखा था कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआ ठे हाथ, जो घर डारे आपनो चले हमारे साथ। इस तरह का जज्बा आज के दौर के कवियों में क्यों नहीं दिखाई दे क्यों नहीं दिखाई देता ये सवाल तो इसका तो जवाब है ही नहीं, क्योंकि लोग चाहते नहीं हैं, डरते हैं, बोलने के पहले सोचते हैं 10 बार। कबीरदास जी वगैरह ऐसे कब बोलने के पहले सोचते नहीं थे। वो बोल दिए जिसको जो सोचना है वो सोचे, उनको इसकी परवाह नहीं थी। मगर आज के युग में तो लोग बोलने के पहले सोचते हैं और सोचा गया चीज़ बोल नहीं पाता लोग। आपकी कोई इस तरह की चर्चित कविता है जो जन पक्ष से जुड़ी हुई हो, जन सरोकार से जुड़ी हुई हो, आपने कोई हाल में लिखी है? अब तक आपने कितनी किताबें लिखी हैं, कितनी कविताएं लिखी हैं, और मुख्य रूप से उनका जो फोकल पॉइंट रहा है वो किन विषयों को आप चुनती हैं अपने कवि साहित्य में? मैंने 3 किताबें अपनी लिखी हैं, मेरी खुद की लिखी हैं, 3 किताबें छप चुकी हैं। 15 किताबों में मैं संपादिका हूँ और हर तरह से मेरे में श्रृंगार रस की कविताएँ ज़्यादा रहती हैं। क्योंकि सच्चाई ना कोई एक्सेप्ट कर पाता है, ना कोई
सुन पाता है। तो एक आपकी कविताओं में में जो मुख्य पात्र है उसको कौन है, जिसको आप केंद्र में रख के आप अपनी अभिव्यक्ति करती हैं, अपनी फीलिंग्स को सार्वजनिक करती हैं? ये तो सवाल थोड़ा कविताओं के पात्र मेरे मेरे हृदय से कविता निकलती है। कविताओं का पात्र मेरा पर्टिकुलर एक आदमी कोई नहीं है। हाँ, मेरे कविता की प्रेरणा सृजन का स्रोत मेरी बेटियां हैं। मेरी बेटियों ने मुझे लिखने के लिए उत्साहित किया और बोला लिखो, और उन्हीं आपके से। उसमें साहित्य सर्जन की जी। कितने साल से आप इस साहित्य सर्जन के उसमें लगे हैं? मैं लिखती तो बहुत बचपन से ही थी, मगर 2-2 4-4 लाइनें लिखकर छोड़ देती थी। कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, कोई कहा नहीं कि तुम लिखो। धीरे-धीरे करके जब मेरी छोटी बेटी, जिसका नाम रोमी सिंह है, जब बड़ी हुई, उसकी शादी हुई, तो उसको लगने लगा कि मेरी माँ कुछ कर सकती है, लिख सकती है। तो मैंने शुरू किया, ढंग से तभी मैंने शुरू किया। 4-5 साल हुआ मुझे लिखते हुए। आपका आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? राजनीति से लोग जुड़े हैं या बिजनेस है आपके जी पास? हाँ, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से ही जुड़ाव है। राजनीति से ही जुड़े हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह का नाम तो आपने सुना होगा। हाँ जी। उन्हीं के परिवार से मैं हूँ। रिश्ते में मेरे अगर हम आपसे पूछें कि अर्जुन सिंह जी की जो पर्सनालिटी थी, उस कद का, उस विजन का कोई और नेता आज की तारीख में आपको दिखाई दे रहा है, देश में या मध्य प्रदेश में? मेरी नज़र में उतने निडर, उतने निर्भीक तो आज तक कोई नहीं दिखाई दिया। उन्होंने उनके उनका बखान करना उन शब्दों में मेरे मैं नहीं कर सकती। उनके बारे में मैं शब्दों में नहीं कह सकती। जहाँ ये शब्द था कि सभी नियमों को शिथिल करते हुए ये काम किया जाए, वो शब्द बोलते मैंने किसी दूसरे राजनीतिज्ञ को नहीं सुना। आपका भारत भवन से भी कभी जुड़ाव रहा है? अर्जुन सिंह जी के टाइम में जो मध्य प्रदेश में भारत भवन बना था, साहित्य, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही खूबसूरत संस्था थी। जी जब हाँ, मगर अशोक वाजपेयी जी को उन्होंने जिम्मेदारी दी थी उस चीज को बनाने की और उसको चलाने की, आपका जी कभी जुड़ाव? हाँ, और नहीं आज के मैं ये भारत भवन की नहीं, मेरा जुड़ाव नहीं था उससे। तो भारत भवन की आज क्या स्थिति है? सामान्य स्थित है, वो टाइम चला गया, वो इंसान चले गए, उसके बाद उसका वो रुतबा भी चला गया। एक नॉर्मल होकर रह गया है। तो आज की तारीख में भारत भवन भी वैसे ही सरकारी संस्थाओं की तरह बन के रह गया है, जिस तरह से कि देश और राज्यों में इस तरह की कल्चरल बॉडीज बनती हैं और फिर वो धीरे धीरे अधिकारियों के गिरफ्त में आ जाती हैं और सरकारी तौर तरीके से ही चलती हैं। जी, कलाकारों की, संस्कृति कर्मियों की उपेक्षा होती रहती है। जी हाँ, आपने बहुत सही पकड़ा है। उसी तरह आज वो भी पड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। जी।